हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस यहाँ हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा था भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 20, जिसमें है आयोग, परिषद, अधिकरण की बात करेंगे, यानी कि कमीशन हो गया, काउंसिल हो गया, ट्रिब्यूनल्स। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रीड करके आगे बढ़ जाएंगे, कि ये ना रहे कि अगर किसी को पढ़ना है मतलब पता होना चाहिए कि बुक में क्या लिखा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा उसे तो हम पढ़ेंगे ही, राइट। तो गाइज उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, या कोई पीडीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए या कुछ भी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। टेलीग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप पे भी मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है ना, पीडीएफ रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो वो मैं डाल देती हूँ, न्यूज़पेपर होता है तो मैं डाल देती हूँ, कोई नोटिफिकेशन आई होती है तो वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। या आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ मिल जाती है। अब एक और चीज़ गाइस, अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। दृष्टि आईएएस जो है जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, पॉलिटी हम कर रहे हैं, इसे कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो यहाँ इतनी बात हो गई है, तो अब हम बात करेंगे ना गाइस, एक बार देख लेते ना सिलेबस। तो देखिए, जो सिलेबस है ना दोस्तों, तो हम चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर, अभी जो है फिलहाल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 पे आ गए, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर 20 आप देख पा रहे होंगे, जो कि हम अब कर रहे हैं, जो कि है आयोग, परिषद, अधिकरण। थोड़ा सा बड़ा ये भी चैप्टर है, तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा ही, एक दो वीडियो में कंप्लीट होगा। उसके बाद जो लास्ट है वो है चैप्टर नंबर 24, यानी कि ऑलमोस्ट ये बुक अब खत्म होने की कगार पे ही है, मतलब खत्म हो रही है, ठीक है। जल्दी कोशिश रहेगी इसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और हम उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, हम उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, फिलहाल इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं ना गाइस, जितना कर चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो नया चैप्टर हमें करना है वो है आयोग, परिषद, अधिकरण। इसके बात करेंगे, यानी कि कमीशन होता है आयोग, परिषद की बात करें तो काउंसिल हो गया, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल। बहुत जगह इस तरह से लिखा होता है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों को भी पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब देखिए, संवैधानिक निकाय की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो भारतीय संविधान है ना, उसमें विभिन्न अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत जिन निकायों का उल्लेख है उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। यानी कि कोई भी निकाय संवैधानिक तब होता है जब ये संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत लिखा गया हो। तो इन निकायों को क्या है, सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है, और इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए क्या है, संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा। यानी जो ये निकाय है, संवैधानिक निकाय जो है, उसमें अगर कोई भी बदलाव करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो गाइस देखिए, बदलाव करना है, संविधान संशोधन, एक बात। दूसरा, इनमें जो सदस्य है उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, दो बात। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो भी सदस्य उन्हें क्या है, संविधान में निर्दिष्ट विधि यानी कि कानून के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि जो तरीका लिखा है आप उसी तरीके से हटा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं हटा सकते। इनकी रिपोर्टों को क्या है, संसद के दोनों सदन में रखा जाएगा। यानी कि जो भी संविधान निकाय हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो एक रिपोर्ट बनाएंगे उसकी, और वो कहाँ रखेंगे, दोनों सदन, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो उनके सामने रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो गाइस आगे देखते हैं, अब इसने लिखा है एक मिनट guys, दूसरा पेन ले लेते हैं, इजी रहता है ये वाला। हाँ, तो अब इसमें लिखा है संविधान, सॉरी, संबंधित निकाय की बात करते हैं। देखिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 280, रट लीजिए। अब यहाँ लिखा है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। यानी देखिए, संघ लोक सेवा आयोग पूरे भारत के लिए, हम यूपीएससी की बात करते हैं, वैसे राज्य के लिए भी लोक सेवा आयोग है, जैसे यूपीपीएससी की बात करें अगर हम, ठीक है। जैसे एक तो हो गया यूपीएससी, फिर एक यूपीपीएससी की बात करें अगर हम, या फिर हम बीपीएससी की बात करें, ये राज्य के लिए। और संयुक्त में गाइस क्या होता है, दो राज्यों के लिए अगर एक कर दिया हमने संयुक्त, यानी हमने यूपी बिहार के लिए कर दिया तो ये संयुक्त हो गया, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, देख लेंगे कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए 15 से 23 तक है, तो सारे तो नहीं याद रख रहे, जो याद रखने बात करेंगे। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो यानी कि ये बात कर रहा है कैग की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी आर्टिकल 148 भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है 323 क, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार को ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, 323 क या ए आप कह सकते हैं, दोनों है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी के लिए है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 338 याद रख लीजिए। फिर एसटी के लिए ये है, तो 338 का हो गया, तो सिंपल है, 338 याद रखना है वो, और यहाँ पे का लगा देना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी हो गया एक, ठीक है, उसके लिए है, तो इसमें खा लगा दीजिए, 338 खा लगा दीजिए। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 324 भी याद रखना है, यानी कि गाइस यहाँ पे जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो गाइस अब देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है कि इस अध्याय में प्रमुख संवैधानिक निकायों के संदर्भ में चर्चा की जाएगी, यानी कि इन्हीं जो संवैधानिक निकाय हैं हम इसकी बात करेंगे, जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये जो भी आयोग हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं बता दिया करूंगी, ठीक है। तो वित्त आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, तो इसमें संवैधानिक प्रावधान की बात करें, यानी कि संविधान में कहाँ किस आर्टिकल के तहत लिखा है इसकी बात करें, तो ये कहाँ वित्त आयोग की बात अगर आप करेंगे तो 280 81 में करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 280 81, तो वित्त आयोग एक क्या है, देखिए अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या है वित्त आयोग, क्या है, एक सलाहकारी निकाय है, एक बात, दूसरी बात ये अर्ध न्यायिक निकाय है, इंपॉर्टेंट बात है, यानी क्वेश्चन बनता है ये अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संरचना की बात करें, कठिन पदावधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आर्टिकल 280 एक के तहत क्या है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है, यानी कि इसमें कितने लोग हो गए, 1+4 हो गए, यानी 5 लोग हो गए वित्त आयोग में, और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, कौन कौन है, एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य हैं, राइट। चलिए, तो अब इसमें लिखा है कि संसद को क्या शक्ति मिली हुई है कि वे वित्त आयोग के सदस्यों की क्वालिफिकेशन है वो बताएगा, कि यार वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कौन बताएगा, संसद, मतलब शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रपति नहीं है यहाँ पे संसद है। नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो संसद बताएगी। फिर क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब संसद बताएगी। अगर संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग क्रीडन उपपद अधिनियम 1951 पारित किया गया, उसके अंतर्गत क्या लिखा गया देखते हैं। मतलब यहाँ पे एक अधिनियम था, एक कानून था, क्योंकि ये है वित्त आयोग प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1951, इस कानून के तहत हम उसकी अर्हताएं जो है वो बताएंगे वित्त आयोग के सदस्यों को, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, यानी कि देखिए लोक मामले यानी कि पब्लिक में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब उसको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखा है अन्य 4 सदस्य के लिए उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, यानी कि हाई कोर्ट का जो जज होता है, उसकी जो अर्हताएं हैं, और उसे प्रशासन वित्तीय मामलों, मतलब ये जो हाई कोर्ट का जज है उसकी अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन जो भी होंगी वो इन 4 सदस्यों में होनी चाहिए। दूसरा, इन्हें उसे मतलब ये 4 सदस्य, उसे प्रशासन वित्तीय मामले की अच्छी खासा ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब पहली चीज, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी जो अर्हताएं हैं वो होनी चाहिए, वो मतलब वैसी ही होनी चाहिए, और उसको जो है प्रशासन का वित्तीय मामले का नॉलेज होनी चाहिए, अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, किंतु वह क्या नियुक्ति का पात्र होगा, और साथ ही वह राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना क्या है पद त्याग कर सकेगा। मतलब समझिए अब इस इसका, यानी कि इसने ये बोला कि राष्ट्रपति जो है की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति कभी चाहे तो हटा सकता है अगर कुछ ऐसा उसे लगता है तो। हाँ, इनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है, और राष्ट्रपति को ये क्या है ना अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है निर्भरताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति, इसने कहा कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने या होने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, कब होगा, देखिए तब वो नहीं
मतलब उसको कब सदस्यता उसकी हटाई जा सकती है, तो ये इसमें का वह विकृत चित्त का हो, ठीक है, दिवालिया हो, अगर वह ऐसे अपराध का दोषी हो जिसमें क्या है नैतिक अधमता अंतर्लिप्त हो, उसका ऐसा वित्तीय अनहित हो जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये है डिस्क्वालीफाई होने की बातें, ठीक है। उसके बाद हम इनके कार्यों की बातें करेंगे, काम क्या करेंगे ये लोग। तो जैसे कहा भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि संघ या राज्य के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, यानी इसने कहा कि वित्त आयोग का काम क्या है कि सपोज कि पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, रुपए आ रहे हैं, अब इसको हम केंद्र, ठीक है, या राज्य के बीच इस पैसे को कैसे बांटें, इस बात इस बारे में सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि, ठीक है, में से राज्यों को अनुदान सहायता देना, मतलब कि जो भारत की संचित निधि है जिसमें पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, ठीक है, तो उसमें से राज्य को अनुदान देना है। अनुदान सहायता यानी कि अनुदान क्या होता है गाइस, जो वापस ना, ऋण वो होता है ऋण, यानी कि हम कहते हैं वापस करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अनुदान की बात करें ना या दान की बात, इसे वापस करने की जरूरत नहीं होती। तो संचित निधि से कितना पैसा अनुदान दिया जा सकता है राज्य को, ये भी बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, राज्य वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग दो हैं, एक तो केंद्र में होता है पूरा, एक राज्य का भी अपना होता है। अब इसे कहा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित नीति में संवर्धन के लिए आवश्यक कदम की सिफारिश करना। अब देखिए अभी हम राज्य पे आ जाते हैं, छोटा सा राज्य, छोटा सा नहीं, कोई राज्य ले लेते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए राज्य में अपना वित्त आयोग है और राज्य में क्या है, आपकी जो मेन राज्यसभा या राज्य विधानमंडल होती है, उसके नीचे पंचायत नगर पालिका भी होती है, छोटी इकाई हो गई, ठीक है, पंचायत नगर पालिका, इनके लिए पैसा आवंटित, मतलब अब राज्य वित्त आयोग भी सिफारिश करता है कि इनको किस तरह से पैसा दिया जाए, ठीक है, कि अपना काम चला सके। फिर इसने कहा राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ठीक है, ये काम भी ये करेगा। कौन, वित्त आयोग। अब इसे शक्तियों की बात करें, इसने कहा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, यानी कि जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है, राष्ट्रपति को, जिसे संसद, अब राष्ट्रपति का काम क्या है, वो संसद के जो दोनों सदन है उसके समक्ष इसकी रिपोर्ट रखता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के समक्ष इसकी रिपोर्ट रखता है, किसकी, वित्त आयोग की। इसने कहा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ क्या है, स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके, मतलब कि हमने ये, अगर हमने कोई एक लाइन लिखी है तो हमने क्यों लिखा है, इसका स्पष्टीकरण देना भी जरूरी है। अब वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, यानी कि बाध्यकारी नहीं होती है, आपको मानना है मानिए, संसद या मतलब संसद मानती है तो माने, नहीं मानती है तो कोई बात नहीं। तो इसे जो है मानना मानना सरकार पर निर्भर करता है, सरकार माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, मतलब सलाहकारी प्रवृत्ति की। अभी तक आयोग अपनी प्रक्रियाओं को अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के अनुपालन में वे समस्त शक्तियां आयोग को प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन, ठीक है, वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय को निम्नलिखित मामले के बारे में प्राप्त है। मतलब इसने कहा कि साक्ष्यों को समन करना, उनकी उपस्थिति प्रवर्तित कराना, किसी दस्तावेज को पेश कराने की अपेक्षा करना, ठीक है, फिर किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना, ठीक है। इसमें लिखा है कि साक्ष्यों को उपस्थित ना कराने के प्रयोजनार्थ आयोग की आधिकारिकता की स्थानीय सीमाएं भारत राज्य क्षेत्र की सीमाएं होंगी। तो गाइस पीसीएस की बात करें हम, ठीक है, तो जितना हमने ऊपर की बात करी यहाँ से सब अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, यूपीएससी का लेवल आ जाता है। चलिए अब देखिए अब तक गठित किए गए वित्त आयोग की बात करते हैं, ठीक है। अब तक कितने वित्त आयोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास फिलहाल कितने लिखे, 14-15, राइट। तो चलिए आइए देखें। तो गाइस यहाँ पे देखिए पहला लिखा है, हमें एक पहला याद रखिए, जो एंड में है वो याद रखिए, ठीक है। तो जो पहला वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की बात कर लें तो वो थे आपके केसी नियोग, याद रखिएगा। ये इसकी स्थापना 1951 में होती है, 1952 से 57 के लिए ये बना था,
अब देखिए, अब 15 के 15 तो आप याद नहीं रखेंगे। दूसरा आप ये एक बार आप इसे खुद से रीड कर सकते हैं, मैं इसे रीड नहीं करूंगी, ठीक है। अभी हम 14-15 पे आ जाते हैं। देखिए 14वें में आपके थे डॉक्टर वाई बी रेड्डी, 2013 में, 15 से लेकर 2015 से 20 तक के लिए थे, ठीक है। अभी जो बना ये 15वां वित्त आयोग है आपका एन के सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, प्लस ये वाले अध्यक्ष का नाम भी याद रख लीजिए, पिछले वाले जो थे। ये 2017 में बनता है, ये मतलब स्थापना होती है इस वित्त आयोग की, 15वें वित्त आयोग की 2017 में। और ये किस किस वक्त के लिए बनाएगा, जो भी बनाए बात होगी वो होगी सन 2020 से लेकर 26 तक की, ठीक है। अभी हम फिलहाल 2024 में चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 14वें वित्त आयोग की बात करें, उनके अध्यक्ष और सदस्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम जो रिसेंट वाला चल रहा है उससे एक पहले तक का बात हम कर सकते हैं, पहले वाले की बिल्कुल फर्स्ट नंबर की हम बात कर सकते हैं। तो देखिए इसके अध्यक्ष लिखा है वाई बी रेड्डी थे। अच्छा, अन्य सदस्य की बात करें तो गाइस याद रखिएगा, देखिए अगर ये 14-15 अलग से लिखा है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अन्य सदस्य है आपका डॉक्टर एन गोविंद राव, यह सुषमा नाथ, प्रोफेसर अभिजीत सेन, यह अंशकालिक थे। और डॉक्टर क्या है सुदीपो क्या है मुंडले, ये है अजय नारायण झा थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है 14वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2015 1 अप्रैल 2015 से जो है 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, ठीक है। अब इससे संबंधित अनुच्छेद तो 2000 सॉरी आर्टिकल 280 वित्त आयोग के लिए होता है। वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत है? 280। 281 में क्या है? उसकी अनुशंसाएं है, वित्त आयोग की अनुशंसाएं 281 में, ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान का जो आर्टिकल 201 है उसमें प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने क्या है 15वें वित्त आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन है आपके? एन के सिंह है, ठीक है। अन्य सदस्य की बात करें तो नारायण अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह है, ये तो बहुत important है, इसके तहत आपकी याद ही होनी चाहिए। तो अजय नारायण झा हो गए, डॉक्टर अनूप सिंह हो गए, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हो गए आपके, डॉक्टर राकेश अरविंद, श्री अरविंद मेहता, ये हो गए इनके सदस्य, ठीक है। तो वैसे कितने हो गए देखिए, अध्यक्ष और सदस्य सारी इनकी बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा 15वें वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्यकाल जो है 5 वर्ष की अवधि, यानी कि कब 2020 से 25 तक का है, या आपके जिसे वर्तमान में क्या है 1 वर्ष यानी 25-26 तक का विस्तार किया गया है। मतलब पहले तो 25 तक का था, लेकिन अभी उसको 26 तक कर दिया गया, ठीक है। अब इसने लिखा संघ लोक, तो अभी गाइस हमने क्या पढ़ा, हमने फाइनेंस कमीशन की बात करी थी, यानी कि वित्त आयोग पहला एक हमने आयोग पढ़ लिया, ठीक है। अब हम दूसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, यूपीएससी की बात करने जा रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की, आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आप किसके थ्रू कौन लेता है उसका एग्जाम लेता है, संघ लोक सेवा आयोग, राइट, यानी कि यूपीएससी, ये तो सब जानते हैं, कोई नई बात है नहीं, ठीक है। अभी हम राज्य की भी बात करेंगे जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं पीसीएस के लिए, ठीक है, उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए यूपीएससी की बात करेंगे, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। नहीं, बहुत लोग को नहीं पता होता, पता होना चाहिए, ठीक है। हम यूपीएससी यूपीएससी पढ़ते हैं, लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमें नहीं पता होता है, कोई बात नहीं। संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं, तो ये संविधान के भाग 14 में है, आर्टिकल 315 है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल इसके तहत क्या है, ये यूपीएससी जो है स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के रूप में है, ठीक है। मतलब संवैधानिक संस्था है क्योंकि ये संविधान में है, स्वायत्त है, ठीक है, इस पे किसी का जोर नहीं है, स्वायत्त है, ठीक है। इसने कहा तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल 315 एटलीस्ट याद रखिएगा, तो 315 और भाग 14 तो बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इसने कहा 315 से लेकर 23 तक क्या है, आयोग के संगठन सदस्यों की नियुक्ति और पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्तिकाल, इन सबके बारे में इन आर्टिकल में लिखा है, यानी कि 315 से 23 तक लिखा है। तो अभी तक फिलहाल हमें क्या याद रखना है, 315। अच्छा, इसकी संरचना, गठन, कार्यकाल, इसकी बात करते हैं। देखिए जो यूपीएससी है ना, उसमें एक सदस्य होते हैं, कुछ अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर यूपीएससी का गठन करते हैं। सदस्य संख्या क्या है, निर्धारित नहीं है कि मैक्सिमम कितने सदस्य या मिनिमम कितने सदस्य होंगे, ठीक है। चलो, और इसने कहा कि सदस्य संख्या का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। हालांकि नियुक्ति के पश्चात जो है सेवा की शर्तों में उनके लिए कोई क्या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, यानी कि अगर आप पद पे आ चुके हैं तो आपके पद पे जो भी आपको जो भी आपको चीजें मिल रही हैं उपलब्ध, ठीक है, उसको आप कम नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति मतलब पद धारण करने के बाद उनकी जो जो
उनकी उपलब्धियां हैं, उनके मान लीजिए सैलरी है, वेतन भत्ते कुछ भी है, उसको कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखिए आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट और राज्य सरकार के अधीन कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि अगर आपको आयोग का सदस्य बनना है तो एटलीस्ट आपके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए, किसमें, भारत सरकार में या राज्य सरकार में। ठीक है। इनमें का अध्यक्ष और जो सदस्य है उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो भाई राष्ट्रपति करता है। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो रहा है। आयोग के जो अध्यक्ष है, सदस्य है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये कब तक सदस्य या अध्यक्ष रहेंगे, देखिए जब भी उन्होंने पद ग्रहण किया है उसके अगले 6 साल तक, राइट, या फिर मैक्स, या फिर अपनी, अगर उनकी एज 65 आ जाती है, या 65 से ऊपर जाने वाले 65 लास्ट 65, यहाँ पे ये जो है ना सदस्य या अध्यक्ष 65 एज तक रहेंगे या 6 साल तक रहेंगे। ठीक है। इसमें से जो भी पहले हो, ठीक है, तब तक इनका ये अपने पद को धारण करे रहेंगे। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसकी एज कितनी है गाइस, उसकी एज है 60 साल। ठीक है। अब ये क्या है, अगले 6 साल तक अगर रहा तो ये 66 का हो जाएगा, नहीं, हम तो 65 तक ही चाहिए, तो 65 बस। ठीक है। तो बस इस तरह समझिए। या फिर अगर किसी की उम्र क्या है, 50 साल है, तो कब तक रहेगा, अगले 6 साल तक, यानी 56 तक आराम से रह लेगा। यानी कि जो भी पहले आ जाए वो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है क्या है, बर्खास्त एवं निलंबन, इनको हटाए कैसे जाए, तो इसे कहा स्वेच्छा से किसी भी समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित कर पद त्याग, मतलब ये अपना त्याग पत्र किसको, अपने मन से जब भी वो चाहे राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब इसने कहा कि अपने कार्यकाल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, उस बंदे को, अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अपने कार्यकाल से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। दिवालिया हो तो, या यदि वे पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा है, कहीं और से पैसा कमा रहा है, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या है, मानसिक या फिर शारीरिक अक्षमता के कारण इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो। अब इसने कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों को दुर्व्यवहार, देखिए, तो अब इन्हें और कैसे हटाया जा सकता है, इनको, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है। हटाएंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय का जो मतलब, अच्छा, दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। तो ऐसे मामले की जांच के उपरांत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हटाने का परामर्श दे सकता है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को स्ट्रिक्टली बोल सकता है हटाने के लिए। अब यहाँ लिखा है कदाचार। ठीक है। अब देखिए, यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य निगमित कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज होती है, उसके सदस्य के रूप में कंपनी के अन्य सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से, या फिर अन्यथा उस संविदा या करा से जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निमित्त की गई है, से किसी प्रकार से हित यानी कहीं से भी पैसा वैसा कमा रहा है, या उसके लाभ या फायदे में भाग ले रहा है, यानी कि कहीं उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का कुछ भाग आपको भी मिल रहा है, तो इसको आपने क्या बोल दिया, कदाचार। ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी कंपनी से जुड़ा नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कार्य और उनकी शक्तियां क्या है। इसने कहा कि ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं लेता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, आईएएस पीसीएस के लिए परीक्षा, सॉरी, आईएएस आईपीएस, इन सब के लिए परीक्षा कौन ले रहा है, यही ले रहा है, यूपीएससी ही ले रहा है, यानी परीक्षाएं लेता है। ठीक है। किसके से, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में लोक सेवा, इन सब के लिए परीक्षाएं लेता है। ठीक है। आयोग आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया इसका निर्धारण करता है, किस तरह से परीक्षा होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब बताएगा। फिर इसका सरकारी सेवकों की भर्ती के तरीके के संबंध में मामले पर पदोन्नति या अनुशासनात्मक मामलों पर या कानूनी खर्च के प्रति पूर्ति पर व शासकीय सेवाओं के दौरान घायल होने पर जो है पेंशन के मामले में परामर्श देता है, ये सारे काम भी करता है। आर्टिकल 223 के तहत क्या है, आयोग द्वारा हर वर्ष अपना जो प्रतिवेदन है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, वही राष्ट्रपति की संसद के समक्ष रख देता है। यानी कि ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रख देता है। आयोग के सुझाव जो है सलाहकारी होते हैं, ना कि बाध्यकारी। संसद की स्वेच्छा है कि उसे माने ना माने। ठीक है। सरकार की एकमात्र जवाबदेही ये होती है कि वे संसद को आयोग के सुझावों को ना मानने का कारण बताए। यानी कि
कि इसने कोई सपोज ने अपने रिपोर्ट में कुछ लिखा, ठीक है, तो अब क्या है, सरकार माने ना माने ये उसके ऊपर है, लेकिन सरकार को ये मत बताना पड़ेगा कि आयोग ने अगर कोई एबीसी कोई बात कही है, आप क्यों नहीं मानी। सरकार ये बताएगा भैया मैंने इस बात को माना क्यों नहीं, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। अन्य तथ्य की बात करें तो जो यूपीएससी है ना, भारत में केंद्रीय भर्ती अधिकरण सॉरी अभिकरण है। क्या है? केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ठीक है, संसद के द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, यानी जो भी काम कर रहा है उससे भी ज्यादा काम इसको दिया जा सकता है। अध्यक्ष को सदस्य को पुनर्नियुक्ति या फिर दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा, यानी कि यूपीएससी में एक बार जो अध्यक्ष बन जाता है, सदस्य बन जाता है, तो उसका जब कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद इसको नहीं चुना जाएगा, मतलब दोबारा नहीं आ सकते इसमें। भारतीय संविधान का क्या है, संघ लोक सेवा आयोग में मेरिट पद्धति का क्या प्रहरी होने की उम्मीद की जाती है, ठीक है। फिर संघ यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य के वेतन भत्ते भारत की जो है कहाँ से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं, यानी इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो वेतन भत्ते आ रहे हैं उस पर सरकार कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। क्यों? पैसा कहाँ से आ रहा है, संचित निधि, मतलब इन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद और क्या है, अंतर्निहित विषय वस्तु, यानी देखिए इंपॉर्टेंट हमने क्या कहा था, आर्टिकल 315 हमने इंपॉर्टेंट कहा था, क्यों? क्योंकि इसमें संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात कही गई है, इंपॉर्टेंट है। 316 में क्या है, इनके जो सदस्य उनकी नियुक्ति क्या हो, कैसे होगी या क्या होगी, और उनका जो कार्यकाल है वो क्या होगा, इसकी बात कही गई है 316 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और 17 में क्या लिखा है, 317 में लिखा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खा मतलब इसको हटाए, इनको हटाया कैसे जाएगा, ये 200 सॉरी 317 में, यानी 316 में इनको इनको इनकी नियुक्ति की बात करी गई है, 17 में हटाने की बात की गई है 317 में। 318 में लिखा है आयोग के सदस्य कर्मचारियों की सेवा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति की बात की गई है, ठीक है। 319 में लिखा है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक की बात करी गई है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 320 की बात करें तो इसमें कहा है लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात की गई है, कोई खास ऐसा पूछ नहीं रहा है। 321 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, ये भी कोई इतना खास पूछ नहीं रहा। 322 में लिखा है लोक सेवा आयोग के खर्च, ये भी कोई खास पूछेगा नहीं। 323 में लिखा है कि लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन, ये भी शायद कोई ना पूछे। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी, 315 है, 16 है, 17 है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और 18 भी आप कह सकते हैं। ओके, इतना तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग पढ़ लिया, हमने यूपीएससी पढ़ लिए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद अब आ जाता है, ये तो यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एसपीएससी, एसपीएससी यानी स्टेट, यानी यूपी पीएससी हो सकता है या बिहार पीएससी होता है, यूके पीएससी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी स्टेट का नाम आप लिख दीजिए, आगे पीएससी लगा दीजिए, यानी कि हर राज्य के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो हम राज्यों की बात करेंगे, अब राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक चीज मैं जरा देख लूँ, कितनी बड़ी वीडियो हो गई, अभी तो छोटी सी 27 मिनट की, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी दोस्तों। हम्म तो ओके, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा अब सही है। अब देखिए यहाँ पे हम स्टेट पीएससी की बात करेंगे अगर, तो ये किस आर्टिकल में लिखा है, ये तो इसमें लिखा है, ये भी संविधान के भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 23 तक इसके बारे में आपको मिल जाएगा, इसकी मतलब आयोग की स्वतंत्रता, सक्रिय संगठन, सदस्यों की नियुक्ति और उसको कैसे हटाया जाए, इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल 315 से 23 तक मिल जाएगा आपको, जैसे यूपीएससी में देखा आपने। तो राज्य का जो पीएससी है और जो यूपीएससी ऑलमोस्ट एक जैसा है, कुछ कुछ चेंजेस है वो हम देख लेंगे। तो अब इसमें देखिए इसकी संरचना, गठन, कार्य काल और वेतन भत्ते की अगर हम बात करें तो इतने कर रहा, देखिए वहाँ वहाँ हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, यहाँ हम राज्यपाल की बात करेंगे। साफ सी बात है, अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को लेके चलेंगे, किसी राज्य की बात करेंगे तो वहाँ गवर्नर यानी कि राज्यपाल को लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब ये प्रेसिडेंट और राज्यपाल क्या है, बड़े भाई छोटे भाई हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो राज्य में अगर बात करें तो राज्यपाल, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या है, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में हमें नहीं पता, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम हमें हमें नहीं लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। इसलिए का जो आगे सदस्य होंगे ना, अब उनके पास क्या होना चाहिए, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ एक्सपीरियंस, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में एटलीस्ट 10 साल काम करने का इनका इनका अनुभव होना चाहिए, यही चीज हमने
यूपीएससी में भी पड़ी थी। अब दूसरी चीज़ इनका अगर हम बात करें कि ये कितने समय तक अपने पद को धारण करे रहेंगे तो 6 साल या फिर 32 साल सॉरी 62 इयर्स के हो जाएँगे तब। वहीं यूपीएससी में भी ये एज देखी थी 65। राज्य पीएससी में हम बात करेंगे 62 की। 6 साल यूपीएससी में 6 साल या 65 ईयर तक मतलब उनकी एज हो जाए तो तब तक ये पद ग्रहण करे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की पीएससी की बात करें तो 6 साल मतलब अपने अगर 50 साल के हैं तो फिर अगले 6 साल तक रहेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये 60 साल के हैं तो अगले 6 साल तक नहीं रह पाएँगे क्योंकि 62 साल मैक्सिमम एज है, आप इतने तक रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आया वो है 62 साल वाला, 65-62, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा कार्य संपन्न होगा। यानी कि सपोज़ अध्यक्ष नहीं है इस वक़्त अगर राज्य पीएससी में तो क्या है जो राज्यपाल है वो किसी और को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बना देगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो राज्य की जो पीएससी है उसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, उनके जो वेतन है या भत्ते वो कहाँ से आएँगे? वो संचित निधि से आएँगे। यूपीएससी वाले भी संचित निधि से आ रहे थे, लेकिन यूपीएससी वाले भारत की संचित निधि से आ रहे थे, लेकिन राज्य पीएससी वाले राज्य की संचित निधि से आएँगे। मतलब ये समझ लीजिए इनका ना एक लॉकर है, उसमें पैसा ही पैसा है, वहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, राज्य का लॉकर हो गया एक या बैंक में अकाउंट हो गया, वहीं से पैसा ही पैसा आएगा, ऐसा समझिए। तो राज्य की संचित निधि होती है, वैसे ही आपकी भारत की संचित निधि होती है। अच्छा, अब इनको इनकी जो सदस्य जो अध्यक्ष है उसको हटाएँ कैसे? देखिए, पहली बात ये राज्यपाल जो है ना उसको अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके मतलब इस तरह से ये हट सकते हैं, ठीक है। अब आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, लेकिन अगर पद से उसे कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति, ठीक है। त्यागपत्र आप राज्यपाल को दे दीजिए, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, लेकिन अगर हटाने की बात है कि इन्हें हटाना है तो ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अब इसने कहा कि राष्ट्रपति हटा सकता है किसी रीति से, जिस रीति से ऐसे हटा सकता है जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया राष्ट्रपति। जैसे यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को हटाता है वैसे इसको भी हटाएगा। जैसे अब इसने कहा कदाचार के आधार पर क्या है, पद से हटाने संबंधी मामले में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है और ये सलाह क्या हो जाती है, बाध्यकारी हो जाता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये भैया कदाचार के आधार पे इसको हटा देना है तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। अच्छा, अध्यक्ष और सदस्य जो है कदाचार के दोषी माने जाएंगे यदि वह भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा की गई संविदा से जुड़े हो। ये सेम वैसा ही है जैसे गाइस आपने कहाँ पढ़ा है, अभी यूपीएससी वाला पढ़ा है, ठीक है। एक बार आप चाहे तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। इसमें कार्य शक्ति की बात करें, ये क्या करेगा, ये भी क्या करवाता है, परीक्षाएं करता है। जैसे पीसीएस वीसीएस की जो परीक्षाएं है यही करवा रहा है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए विषय पर सलाह देना है इसको, ठीक है, आर्टिकल 320 के तहत। अच्छा, इसने कहा एक सेवा से दूसरी सेवा हस्तांतरण के मामले में, मतलब एक सेवा से अगर आप दूसरी सेवा में हस्तांतरण हो रहा है यानी कि जा रहे हैं, भर्ती के तरीके के मामले में, ठीक है, पदोन्नति यानी कि जो आपका प्रमोशन हो रहा है, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति या अनुशासनात्मक मामले आदि, इसमें क्या है, इसमें इसकी क्या होती है, परामर्शकारी भूमिका होती है किसी स्टेट पीएससी वाले अध्यक्ष और सदस्य की, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट ये राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इस रिपोर्ट का कहाँ पे रखता है, इसे विधानमंडल में रखता है, ठीक है। यानी कि विधानसभा विधान परिषद के सामने, कहीं के अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा के सामने, जिसमें क्या है आयोग अगर अगर आयोग ने जो भी कहा है उसको अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण बताना भी जरूरी होता है कि हमने भैया आयोग की बात को क्यों नहीं माना। सरकार अगर मानती नहीं है कोई बात या कोई सिफारिश को नहीं मानी तो क्यों नहीं माना ये आपको बताना पड़ेगा। सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के ही समान होती है, तो सेवा शर्तें आप देख सकते हैं ऊपर जाके, यानी संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है। तो गाइस अभी हमने पढ़ा है विधायक यानी फाइनेंस कमीशन, फिर हमने पढ़ा है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, फिर हमने पढ़ा है स्टेट पीएससी पढ़ी, ठीक। तो ये 3 हमने पढ़ लिए, ठीक है। तीसरे जो चौथा आ रहा है वो भी पीएससी ही है, ठीक है, वो भी पीएससी है, लेकिन वो क्या है आपका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है। यानी कि आपका जैसे राज्य लोक सेवा एसपीएससी है ना, एसपीएससी जो है राज्य लोक सेवा आयोग, इसी के आगे आप लगा दीजिए जे, जे मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कि सपोज 2 राज्यों को लेके एक एक पीएससी का गठन किया जाए तो, ठीक है। तो वही ज्वाइंट स्टेट पीसीएस यानी कि पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। चलिए, तो इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर मुझे नहीं लगता होगा, देखते हैं चलो। अब जो है संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य भी कहते हैं तो उनके लिए एक पीएससी बनाई जा सकती है, ऐसा संविधान में। हालांकि इसका गठन जो है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से
संविधान द्वारा ना होकर कौन कर रहा है, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित कर किया जाता है। यानी कि सपोज हमारे पास हम कहते हैं यूपी एक बड़ा राज्य है, बिहार एक बड़ा राज्य है। हम छोटे-छोटे राज्यों की बात करते हैं। हमने कहा कि मणिपुर ले लो, ठीक है, जरा-सा है, मिज़ोरम ले लो, ठीक है। हमने एक एक एग्ज़ाम्पल है ये, त्रिपुरा ले लो। ये तीनों राज्य गए आपके संसद के पास, इन्होंने कहा भैया एक पीएससी का गठन कर दीजिए हमारे लिए, ठीक है। यानी कि कौन करेगा? संसद करेगी, अधिनियम बना के, यानी कि कानून बना के ऐसा कर सकते हैं, संसद करेगी गाइस, ठीक है। चलिए, अभी देखा वर्ष 1966 में क्या पंजाब से पृथक हुआ जो हरियाणा है, और क्या पंजाब के लिए अल्पकालिक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यानी पहले एक पंजाब था बड़ा सा, फिर ये काट दिया गया, एक हो गया पंजाब, एक हो गया हरियाणा। तीन पदों के लिए एक फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1966 के कानून। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं जरा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो अब राज्यपाल क्यों नहीं कर सकता? अगर मान लो 3 राज्य हैं, तो कौन से राज्य का राज्यपाल करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, राज्यपाल को साइड कर देते हैं, राष्ट्रपति काम करेगा। कब तक ये लोग काम करेंगे? तो 6 साल तक या 62 साल तक, मतलब 6 साल तक करेंगे, 62 साल की उम्र तक करेंगे। जैसे कि हमने राज्य लोक सेवा सॉरी राज्य पीएससी में देखा था। ठीक है, अब जैसे सदस्य जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल को देंगे, क्यों? क्योंकि ये किस राज्य के राज्यपाल को देंगे, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति को दे दो। और राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर सकता है चाहे तो। इसमें लिखा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो पढ़ना। देखिए, हमने एक वित्त आयोग पढ़ा, यानी कि फाइनेंस कमीशन पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? यूपीएससी पढ़ा, लोक सेवा आयोग पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी पढ़ा। चौथा हमने क्या पढ़ा? ज्वाइंट स्टेट पीएससी पढ़ा, ठीक है। ज्वाइंट स्टेट पीएससी पढ़ा, ये हमने 4 पढ़ लिए। पांचवा हमारा क्या है? ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा और आसान भी है फिलहाल। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो छोड़ा जाए, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट अभी तक के फिलहाल। चलिए, जहाँ नहीं होगा इम्पोर्टेंट वहां मैं बता दूंगी, फिलहाल अभी तो इम्पोर्टेंट था। अब इसमें आ रहा है भारत का नियम, ठीक है। तो इसमें लिखा है सॉरी गाइस, चलिए। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि अब देखिए गाइस क्या इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, एक मिनट। हम्म अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हो गया CAG, कैग बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG। आपको बहुत जगह ये देखने को मिलेगा, कैग लिखा होता है, ठीक है। चलिए, इसकी बात करते हैं। हिंदी में नियंत्रक महालेखा परिषद भारत का, राइट। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होगा 148 होगा, आगे देखेंगे। ये जो है ना, लोक वित्त का संरक्षक तो होता है, लेखा परीक्षक लेखा विभाग का मुखिया होता है। तो इसका जो है नियंत्रण जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या कर रहा है ये? पहला क्वेश्चन बन रहा है, ये लोक वित्त का संरक्षक है, लेखा परीक्षण और क्या है, लेखा विभाग का मुखिया है। एक क्वेश्चन ये है, क्या ये बता रहे हैं। दूसरा इसमें क्या बात कही गई, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ये नियंत्रण करता है, दोनों स्तर पर करता है, यानी कि केंद्र स्तर पर भी कर रहा है और राज्य स्तर पे भी कर रहा है, यानी कि राज्य के अलग से कैग नहीं है, ठीक है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो कैग है ना, उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी गई है। मतलब इसने कहा सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन? कैग। तो ये अम्बेडकर साहब ने बोला, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है इनकी नियुक्ति है, इनकी योग्यता है, पद विमुक्ति है, नहीं कि कैसे पद से हटाया जाए, ये हट रहे हैं, या वेतन भत्ते की बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम कैग की बात करें तो अपना जो ये त्याग पत्र है वो किसको दे सकते? इसने कहा कि पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है, कैग जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष है तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए जो भी शपथ है ना, मतलब
मतलब जो भी है शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसके सामने, और वह उस शपथ लेता है, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। कौन? कैग। तो ये शपथ वाली बात आ गई गाइस, इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इसकी बात नहीं करी थी, ना हमने यूपीएससी में करी, ना एसपीएससी में करी, या फिर जीएसपीएससी में करी, या बेतायुग हमने किसी में नहीं करी, हमने कैग में करी। ठीक है। दूसरा, कब तक रहेगा? 6 साल तक ये रहता है अपने पद पर, या फिर उसकी जब एज 65 साल हो जाती है तब, जो भी पहले हो जाए वो। ठीक है। अब अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, एक बात की कितनी योग्यता होनी चाहिए। अब संसद ने कुछ कानून बनाया है कि बताए भैया किस योग्यता के आधार पे हम इसको क्या मतलब पद दें। ठीक है। पहला, भारत का नागरिक हो एटलीस्ट। दूसरा, इसने कहा लोकवित्त या सरकारी लेखा या फिर विशेषज्ञ अथवा न्यूनतम 10 वर्ष का तक का इसका क्या हो, लोक सेवा रह चुका हो, ये 10 साल। ठीक है। फिर इतनी सी बात नहीं, और भी है। फिर इसने कहा जो कैग है ना, उसके वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि इसने कहा किसी भी चीज में, पैसों से रिलेटेड या शक्ति से रिलेटेड किसी भी चीज में जब वो पद ग्रहण कर लेता है तो उसमें उसे कम नहीं किया जा सकता। कहीं पे भी कोई पैसा कम नहीं करेंगे, छुट्टी, पेंशन वेंशन कुछ कम नहीं करेंगे। अगर इसने पद ग्रहण कर लिया उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। उसके पद पर नहीं रहने पर, ना रहने के बाद क्या होगा, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। यानी कि जब वो अपने पद पर नहीं रहेगा, यानी कि अपना जब जो भी 6 साल या 65 साल हो चुके होंगे उसको, उसके बाद वो भारत सरकार के किसी पद पर, राज्य सरकार के किसी भी पद पर नहीं, पद पर रहने के पात्र नहीं रह जाएगा। मतलब यहाँ उसकी कहानी का एंड हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं भारत सरकार राज्य सरकार में एंड हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे तो जा सकता है। इसने कहा पद विमुक्ति, यानी कि कैसे हट रहा है ये। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो रीति होती है ना, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको किस तरह से हटाया जाता है, वैसे ही इसको भी हटाया जाता है। अतः संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार, अयोग्यता पर जो है प्रस्ताव पास किया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। ऑलमोस्ट वैसा ही है ये जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा रहा है। वेतन की बात करते हैं तो इसने कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही इसका वेतन होगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का है। ठीक है। वेतन भत्ता पेंशन जो है कहाँ से मिलेंगे इसको? भारत की संचित निधि से मिलेंगे। यानी इसमें भी कोई भी, यानी कि इन्होंने डरा डरा धमका नहीं करते, स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कार्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 149 के तहत जो है इनकी कार्य शक्तियों के बारे में लिखा गया है संविधान में। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए इस इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अभी मैंने कहा कि इसके द्वारा जो भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि है, उसके साथ साथ आकस्मिक निधि है, ये सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण करना, खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करना, मतलब इसने कहा कि जो संचित निधि है, लोक लेखा निधि है या आकस्मिक निधि है, इससे जो भी पैसा निकाल निकाल के खर्च किया गया है ना, उसका लेखा परीक्षण करना कि जो पैसा निकाला गया है किस काम के लिए निकाला गया है, वो पैसा उसी काम के लिए लग रहा है नहीं लग रहा है, या जो भी, ये सारी चीजें देखेगा, लेखा परीक्षण करेगा। खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के इसके दो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से सरकारी धन निकाला गया है उसी के लिए खर्च किया गया है या नहीं, ये देखेगा। फिर अति व्ययता, मतलब सरकारी धन खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा। मतलब इसने कहा कि अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है, भैया आपने इसको 50 क्यों निकाला, आराम 100 में हो सकता था। ठीक है। तो मतलब दुरुपयोग नहीं करना है, इसकी जांच करेगा। अब इसने कहा कैग की रिपोर्ट ना राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाएगी। फिर जो राष्ट्रपति राज्यपाल है वो आपको संसद या विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और फिर क्या होता है ना, वो लोक लेखा समिति के पास जाती है, फिर निष्कर्ष निकलता है। ठीक है। ये जो बहुत ही सही चीज लिखी हुई है गाइस, ये आप आगे भी पढ़ेंगे, कहीं कहीं हमें समझ में नहीं आता है। तो देखिए, कैग की रिपोर्ट किसके पास जाती है? अगर हम भारत के स्तर पे बात करें तो राष्ट्रपति, राज्य के स्तर पर आप बात करेंगे राज्यपाल। क्यों? क्योंकि कैग आपका दोनों स्तर के लिए है, राज्य स्तर के लिए भी काम कर रहा है और केंद्र स्तर के लिए भी काम कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति आ जाएगा, राज्य पे राज्यपाल हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति कहाँ पे ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? संसद में। राज्यपाल कहाँ करेगा? विधानमंडल में। फिर एक समिति होती है लोक लेखा समिति, ये रिपोर्ट उसके पास जाती है। ठीक है। फिर यहाँ तक जो भी निष्कर्ष निकलता हो। ठीक है। अब इसे लिखा है किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण या क्या है, प्रमाणन करता है कौन?
ठीक है, कैग का काम है। अब इसने लिखा है आ, कर मतलब टैक्स आ रहा है, उसका प्रमाणन, ये सारे काम करने का काम कौन कर रहा है? कैग कर रहा है। व्यवहार में कैग की रिपोर्ट जो है भ्रष्टाचार रोकने का क्या होती है? साधन होती है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर क्या है, न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। अब देखो, हालांकि कैग भारत में जो है कैग का कार्य भूत लक्ष्य होने के कारण सरकारी धन के दुरुपयोग को ठीक से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, किंतु भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के नेतृत्व और क्या है, दार्शनिक पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी गई। मतलब देखिए, अब यहाँ पे इसने कहा कि कैग का जो कार्य है ना, क्या है, इसने कहा भूत लक्ष्य होने के कारण क्या है, जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग जो हो रहा है उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। एक बात। दूसरा, इसने कहा कि एक दूसरा और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो कैग है ना, उसको जो हमने कहा है ना, कैग की जो रिपोर्ट है बाद में लोक लेखा समिति तक जा रही है, तो कैग को, ये जो समिति है ना लोक लेखा समिति, उसका मित्र कहा जा रहा है, यानी कि दोनों फ्रेंड हैं। दार्शनिक भी कहा जा रहा है कैग को लोक लेखा समिति का, और पथ प्रदर्शक भी बोला जा रहा है कैग को लोक लेखा समिति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सूची की बात कर ली। पहला याद कर लीजिए, एक तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था वी नरहरि राव, राइट। कब की बात हो रही है? भारत जब आजाद होता है उसके जस्ट बाद की बात हो रही है, यानी कि अगले 6 साल तक के लिए बनता है ना। तो 1948 से लेकर 54 पर एक याद रख लीजिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस, हाँ, मैं आपको नाम दिखा देती हूँ, आपका मन करे तो बहुत पढ़िए जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा नाम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां, 13वां देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है 13th नंबर पे लिखा है राजीव महर्षि, और यहाँ लिखा है सितंबर 2017 से अब तक लिखा है। ठीक है, और इसमें लिखा है, चलिए यहाँ पे हमने बात कर ली अब तक फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की, हमने यूपीएससी की बात कर ली, हमने स्टेट पीएससी की बात कर ली, हमने कहा जॉइंट स्टेट पीएससी की बात कर ली। ठीक है, हमने सीएजी की बात कर ली, यानी 1 2 3 4 5 5 चीजों की बात कर ली। ठीक, 5 हो गई। छठी इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब कहानी ये है कि इसको यहीं पे अब रोक देते हैं, क्योंकि कई काफी पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ लेंगे तो हौच पौच हो जाएगी, और वीडियो जो है हमारी 46 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो 46 मिनट की वीडियो हो जाएगी, बाकी मैं बकवास करते करते सिर्फ 8 मिनट की कर दूंगी। लेकिन अभी जो है ना, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ बात है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, जितने भी आयोग हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किप करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, और बहुत आसान भी है। ठीक है, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे ना कि बेहतरीन बुक, एक ऐसी बुक बता दो जिससे मेरा काम चल जाए, तो गाइस मुझे लगता है जो ये दृष्टिया इसकी क्विक बुक है ना, अपने आप में बेहतरीन है। मुझे लगता है आप अगर इस पे टिक जाए ना, अगर आप क्विक बुक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? इसी बुक को रट रट डालिए, तो आपका सारा काम इसी बुक से हो जाएगा। एक ना, दूसरा, घटना चक्र को एक पढ़, ठीक है guys? यानी कि मैं इन दो बुक के अलावा मैं तीसरी बुक बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप पढ़ें। ठीक है, घटना चक्र पढ़िए, क्विक बुक पढ़िए, आपका काम हो जाएगा ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ की बात होगी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसके बाद एक और बात कर लेते हैं। तो कैसे, अगर आप घटना चक्र की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी वीडियो, राइट। दूसरा, आपको बुक्स करा दी है, क्वालिटी हमारी चली रही है, उसके बाद हम राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँगी, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, उसे जरूर ज्वाइन करिए, वहां से आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है वो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है जो एग्जाम से रिलेटेड हो, यानी कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, यहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए, है ना, देखिए, बहुत सारे चैनल है, मैं नहीं कह रही, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल भी जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो फालतू आलतू क्यों आप पढ़ेंगे? अब जितने मटेरियल आप रखेंगे ना, उतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। कम से कम मटेरियल को रखिए और काम करिए, यानी कि मैं कहता हूँ पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए सारी, या बुक होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास जो दृष्टि है तो वो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़िए, और इससे ज्यादा करंट की जो बुक आएगी, अगर उसकी पीडीएफ आ जाती है तो मैं उसे प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन मतलब कि जो आपको मेरे टेलीग्राम पेजेस पे मिल जाएंगी, उसके अलावा कोई न्यूज होती है अलग से मजेदार, है ना, मतलब नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी आरो एरो का पेपर लीक हुआ, उसके बाद क्या क्या हो रहा था, वो वैसी न्यूज, वो सब भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मुझे लगता है एक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, फालतू वाले नहीं, जिसमें पूरे दिन में क्या 50 60 आपको पीडीएफ ही मिल रही है, 50 60
मिल गई है और जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा क्या पढूँ, क्या मैं देखूँ, फालतू में उस चैनल को क्यों खोलूँ? दिन में 4 दिन में 4 पीडीएफ हो, है ना? दिन में 3-4 इससे ज़्यादा ना हो, तो आप उस चैनल को पकड़िए, ठीक है? फालतू की चीज़ें कोई मतलब नहीं है। पूरे-पूरे दिन बकवास होती है, कुछ-कुछ टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं, ठीक है? तो स्किप करिए, कम से कम चीज़ों पे रहिए, तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के संग। गाइस यहाँ से तब तक के लिए धन्यवाद।